भारतीय राजनीति के रंगमंच पर जहां हर बयान एक चाल होती है और हर आरोप एक दांव, राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर एक नया अध्याय खोल दिया है। उनकी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ने न केवल भाजपा और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, बल्कि कांग्रेस के भीतर भी खलबली मचा दी है। दिल्ली की एक हलचल भरी दोपहर में राहुल गांधी ने पत्रकारों से खचाखच भरे हॉल में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी और उनकी आवाज में तीखापन। उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों का हवाला देते हुए मतदाता सूची में कथित धांधली का आरोप लगाया। यह सिर्फ गड़बड़ी नहीं है, उन्होंने जोर दिया, यह एक सुनियोजित वोट चोरी है जिसमें सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। उनकी उंगली सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर उठी, जिन पर उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने वालों की रक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत होने का दावा किया और कहा कि ये मुद्दा उनकी वोटर अधिकार यात्रा को मिले जबरदस्त समर्थन का नतीजा है, जिसने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया था। पार्टी के भीतर राहुल के इस आक्रामक रुख पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं थीं। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे को उजागर करने का समर्थन किया, लेकिन साथ ही भाजपा के जाल में न फंसने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हमारा काम धांधली को उजागर करना है, चुनाव आयोग का काम सबूत पेश करना। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के सभी नेता राहुल के इस अभियान से सहज नहीं थे। कुछ का मानना था कि यह भारतीय लोकतंत्र की वैधता को ही चुनौती दे सकता है। एक पूर्व कार्य समिति सदस्य ने चिंता व्यक्त की, राहुल मूल रूप से कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र ही धांधली पर टिका है। ये बहुत गंभीर संदेश है। उनकी चिंता ये भी थी कि वोट चोरी पर अधिक ध्यान देने से कांग्रेस सामाजिक न्याय, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे ठोस मुद्दों से भटक सकती है। कुछ नेताओं को इस रणनीति का अंतिम लक्ष्य समझ नहीं आ रहा था, खासकर विस्फोटक खुलासों के वादे के बाद। जब राहुल से पूछा गया कि क्या वो अदालत जाएंगे, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया और पार्टी ने भी कोई ठोस मांग नहीं रखी थी। पूर्व कांग्रेसी नेताओं ने यह भी सवाल उठाया कि क्या यह अभियान संगठन की कमजोरी को छिपाने की कोशिश है। कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का उदाहरण देते हुए, जहां राहुल ने 1 लाख अतिरिक्त वोट जोड़े जाने का आरोप लगाया, एक नेता ने पूछा, अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई तो आपके बूथ स्तर के कार्यकर्ता और एजेंट क्या कर रहे थे? ये दर्शाता है कि संगठन सिर्फ कागजों पर है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रवास, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की विशेष संशोधन प्रक्रिया SIR शुरू करने के बाद से पार्टी का फोकस वोट चोरी पर केंद्रित हो गया। जमीनी स्तर पर यह मुद्दा उतना प्रभावी नहीं दिख रहा था और आशंका थी कि चुनाव आते आते लोग इसे भूल सकते हैं। प्रशांत किशोर के युवाओं को नौकरियों और शिक्षा जैसे सीधे मुद्दों पर जोड़ने के अभियान ने कांग्रेस के रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा दी थी। अब राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसे सीधे आम जनता की जिंदगी से संबंधित दिखाया जा सके। रणनीति यह है कि मतदाता सूची से नाम कटने का मतलब है कि लाभार्थी योजनाओं से भी बाहर होना। लेकिन कांग्रेस के भीतर ही यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह संदेश चुनाव तक टिक पाएगा और पर्याप्त रूप से स्पष्ट होगा। कुल मिलाकर राहुल गांधी का यह नया अभियान कांग्रेस में ऊर्जा भरने के साथ साथ कई सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या यह रणनीति भाजपा को कटघरे में खड़ा करेगी या फिर लोकतंत्र की वैधता पर ही संदेह का माहौल बनाकर उल्टा असर डालेगी? इसका जवाब आने वाले चुनावी नतीजे ही देंगे। सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा दोनों परीक्षाओं में अंतर। संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा CSE और भारतीय वन सेवा IFS परीक्षा दोनों ही देश की प्रतिष्ठित सेवाएं हैं। हालांकि ये दोनों परीक्षाएं अलग अलग उद्देश्यों और नियमों के तहत आयोजित की जाती हैं। आइए इन दोनों के बीच के प्रमुख अंतरों को विस्तार से समझते हैं। 1. उद्देश्य और सेवा। सिविल सेवा परीक्षा CSE। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य देश की प्रशासनिक, पुलिस, राजस्व और विदेश नीति से जुड़ी सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन करना है। इसके माध्यम से IAS, IPS, IFS, भारतीय विदेश सेवा IRS जैसी 20 से अधिक सेवाओं में नियुक्ति होती है। भारतीय वन सेवा IFS परीक्षा। ये परीक्षा विशेष रूप से वनों, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े अधिकारियों के चयन के लिए है। इस परीक्षा के माध्यम से चयनित उम्मीदवार इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में विभिन्न पदों पर कार्य करते हैं। 2. पात्रता, योग्यता। सिविल सेवा। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम हो, सभी उम्मीदवार पात्र हैं। भारतीय वन सेवा। इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का साइंस बैकग्राउंड होना अनिवार्य है। स्नातक स्तर पर उनके पास इनमें से कोई एक विषय होना चाहिए: जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या इंजीनियरिंग। 3. प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स। दोनों परीक्षाओं के लिए प्रीलिम्स परीक्षा एक ही होती है। इसका मतलब है कि एक ही आवेदन से उम्मीदवार सिविल सेवा और वन सेवा दोनों के लिए प्रारंभिक परीक्षा दे सकते हैं।
प्रीलिम्स में सफल होने वाले उम्मीदवार ही अपनी अपनी मुख्य परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। 4. मुख्य परीक्षा मेंस का पैटर्न। सिविल सेवा मेंस। इस परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं। 2 क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश और 1 क्षेत्रीय भाषा, 7 मेरिट आधारित पेपर, इनमें निबंध, 4 जनरल स्टडीज के पेपर और 2 पेपर एक वैकल्पिक विषय के होते हैं। कुल अंक 1750, लिखित परीक्षा जोड़ 275 इंटरव्यू। भारतीय वन सेवा मेंस। इस परीक्षा में कुल 6 पेपर होते हैं। 2 अनिवार्य पेपर, जनरल इंग्लिश 300 अंक और जनरल नॉलेज 300 अंक, 4 वैकल्पिक विषय के पेपर, 2 वैकल्पिक विषयों के 2-2 पेपर, प्रत्येक 200 अंक, कुल अंक 1400, लिखित परीक्षा जोड़ 300 इंटरव्यू। 5. वैकल्पिक विषय सिविल सेवा। यहां उम्मीदवार किसी भी विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकते हैं, जिसमें मानविकी, साहित्य और विज्ञान तकनीक से जुड़े विषय शामिल हैं। भारतीय वन सेवा। इस परीक्षा में केवल विज्ञान और तकनीकी पृष्ठभूमि वाले विषयों को ही वैकल्पिक विषय के रूप में चुना जा सकता है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स आदि। संक्षेप में, भले ही दोनों परीक्षाएं यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती हैं और इनका प्रारंभिक चरण समान है, लेकिन इनके लिए आवश्यक योग्यता, मुख्य परीक्षा का पैटर्न और सेवा का उद्देश्य पूरी तरह से अलग हैं। यहां नेपाल की राजनीतिक उथल-पुथल पर आधारित एक कहानी है जो केपी ओली के बयानों से प्रेरित है। विश्वास का टूटा पुल। सिंह दरबार में लगी आग की लपटें आसमान तक जा रही थीं, मानो नेपाल का भविष्य भी उसी आग में जल रहा हो। केपी ओली ने अपनी खिड़की से इस दृश्य को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद निराशा की, शायद बदले की। कुछ हफ्ते पहले तक वो इसी सिंह दरबार के सर्वेसर्वा थे, लेकिन अब सब बदल गया था। युवाओं के जेएनजी आंदोलन ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था। ओली ने अपनी फेसबुक पोस्ट खोली। उनके दिमाग में शब्दों की भंवर घूम रही थी। उन्हें याद आया 2015 का वो समय जब भारत की नाकेबंदी ने नेपाल को घुटनों पर ला दिया था। उन्होंने तब तय किया था कि अब ऐसा नहीं होगा। उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले रास्ते बनाए, चीन से नज़दीकियां बढ़ाईं, सब इसलिए ताकि कोई भविष्य में नेपाल पर ऐसी धमकी ना दे सके। उन्होंने पोस्ट में लिखना शुरू किया, आज नेपाल का संविधान दिवस है, 70 वर्षों के संघर्ष का परिणाम। उनके शब्द सीधे थे, लेकिन उनमें एक चुभन थी। उन्होंने हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों को साजिश बताया, जिसमें विदेशी हाथ होने का दावा किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में घुसपैठ हुई, षड्यंत्रकारियों ने हिंसा भड़काई और हमारे युवाओं ने अपनी जान गंवाई। ओली की उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था, फिर भी गोलीबारी हुई। ये किसकी साजिश थी? कौन हमारे युवाओं को हथियार बनाकर खेल रहा था? उनके मन में यही सवाल बार बार आ रहे थे। उन्हें उन तस्वीरों की याद आई जिनमें नेपाल का नक्शा जलाया जा रहा था। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, ये हमारी संप्रभुता का प्रतीक है, उन्होंने सोचा। इसे जलाने वाले कौन लोग हैं? ओली ने अपनी पोस्ट में देशवासियों से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने लिखा, हमें अपनी संप्रभुता और संविधान की रक्षा करनी होगी। केवल हमारी एकता ही देश को इस संकट से उबार सकती है। उनकी पोस्ट वायरल हो गई। कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया तो कुछ ने उन्हें सत्ता से बाहर हुए नेता का रोना बताया। लेकिन ओली जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत थी। सत्ता से बाहर होने के बाद भी वो चुप नहीं बैठेंगे। रात गहरा रही थी और सिंह दरबार की आग अब भी धधक रही थी। ओली अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। उनकी आंखों में एक सपना था, नेपाल को फिर से अपनी मुट्ठी में करने का। उन्हें पता था कि समय इसका सच खुद बताएगा और वो उस सच को अपनी शर्तों पर लिखना चाहते थे। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस एक नया अध्याय था, सत्ता और षड्यंत्र के बीच विश्वास का पुल टूटने का अध्याय। नेतन्याहू पर ट्रंप का गुस्सा। ये सितंबर 2025 की एक शाम थी। वॉशिंगटन डीसी में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर का माहौल बेहद गर्म था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक में बैठे थे, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। बैठक का विषय था कतर पर हुआ इजरायली हवाई हमला। ट्रंप का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उन्होंने अपनी मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, वो मुझे परेशान कर रहा है। उनके शब्द हवा में गूंज उठे। ये इशारा सीधे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर था। ट्रंप को इस बात का गुस्सा था कि इजरायल ने हमास के वार्ताकारों पर हमला करने से पहले व्हाइट हाउस को जानकारी नहीं दी थी। ये हमला इजरायल या अमेरिका के किसी भी लक्ष्य को आगे नहीं बढ़ाता, ट्रंप ने जोर देकर कहा। हमें कतर जैसे सहयोगियों को खोना नहीं चाहिए, वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच संबंध हमेशा से मजबूत माने जाते थे, लेकिन हाल के इजरायली हमलों ने इस रिश्ते में दरार डाल दी थी। गाजा युद्ध के बाद, ईरान, लेबनान, सीरिया और यमन के बाद अब कतर पर हुए हमले ने ट्रंप का धैर्य खत्म कर दिया था। उनकी मध्य पूर्व नीति और लक्ष्यों के विपरीत नेतन्याहू की कार्रवाइयों ने उन्हें असहज कर दिया था। बैठक के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया।
सूत्रों के अनुसार बातचीत के दौरान ट्रंप ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कई अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इजरायल को हमास के खिलाफ कार्रवाई करने में सावधानी बरतनी होगी। वहीं दूसरी ओर कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने एक कड़ा बयान जारी किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दोहरे मापदंड बंद करने और इजरायल को उसके अपराधों के लिए दंडित करने की मांग की। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जब विदेश मंत्री रूबियो इजरायल यात्रा पर गए तो नेतन्याहू ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने कहा, अमेरिका और इजरायल के बीच संबंध पश्चिमी दीवार के पत्थरों की तरह मजबूत और स्थायी हैं। लेकिन ट्रंप के गुस्से और उनके बयानों से ये साफ हो गया था कि ये संबंध पहले जितने मजबूत नहीं रहे। भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों की दिशा क्या होगी, ये अभी भी एक बड़ा सवाल था।